ओम शांति। आज हमारा कनेक्ट वन का 7वां दिन है ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग में आप सभी बीके टीचर्स एवं अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम सबको बहुत दिल से धन्यवाद करते इस ट्रेनिंग में आपको फिर से स्वागत करते हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज और कल एंटायर कनेक्ट वन के अंदर क्या क्या है हर चीज़ बहुत स्पष्ट रीति से स्टेप बाय स्टेप आज हम समझेंगे। एक एक मेन्यू में एंटायर कनेक्ट वन कैसे खोलना है। कनेक्ट वन में दो प्रकार के हैं। एक प्रकार है आपको डेस्कटॉप में एक अलग कनेक्ट वन फुल सेटअप सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको इंस्टॉल करके फिर उसके अंदर आपको सारे चीज़ .NET और सारे चीज़ जो रिलेवेंट सॉफ्टवेयर्स है वो डालकर फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये केवल एक ही लैपटॉप में जिसमें या एक कंप्यूटर में जिसमें ये सॉफ्टवेयर है उसी में चलेगा और बाकी में नहीं चलेगा। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो कनेक्ट वन ये सॉफ्टवेयर है, यदि मान लो हमारा कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या नहीं तो फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर से अगेन इसको सेटअप डालना पड़ता है और ये इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए। इसलिए उस जानकारी के जानने के बाद फिर वो इंस्टॉल करके फिर उसके अंदर ही कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया और कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर में भी रिफाइननेस आया है और अकाउंट्स टीम और ललित भाई का विशेष यही इच्छा होती है कि हमारा टीचर्स बहनों को जितना सरल होके हो उतना सरल हम करें ताकि हम सरल रीति से अकाउंट्स बहुत सुचारू रूप से करें। तो इतना इसके सोच से एक कनेक्ट वन वेब वर्जन ओपन किया जिसको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, टैब में भी यूज़ कर सकते हो और फिर कंप्यूटर में भी चला सकते हो, लैपटॉप में भी चला सकते हो। इसके लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। केवल जिसमें क्रोम ब्राउज़र है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में आजकल लगभग क्रोम ब्राउज़र तो रहता ही है और लैपटॉप में रहता है और क्या बोलते हैं मोबाइल में भी रहता है। तो बहुत सरल रीति से आपको ये सारे चीज़ ढंग से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेब वर्जन। वेब वर्जन में इसका इतना फ़ायदा है कि आप एट ए टाइम आप मोबाइल में भी कर सकते हो और कंप्यूटर में भी कर सकते हो। बहुत लोग बहुत जगह से भी आप लॉगिन कर सकते हो। इसका बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है और इसमें आजकल समय के प्रति जिस हिसाब से हमारा ऑनलाइन ऑडिट शुरू हो रहा है तो ऑनलाइन ऑडिट में भी जितना अटैचमेंट्स है, जो भी आपने बिल ले लिया उसको भी आप उसमें डायरेक्ट अटैच कर सकते हो। वो बहुत सरल रीति से इस सॉफ्टवेयर को बनाया। तो आज तक आप एंट्रीज भी करते हैं। आप किस में एंट्रीज करते हैं? आप कनेक्ट वन के डेस्कटॉप वर्जन में ही कर रहे हैं और अभी भी कुछ दिन तक आपको कनेक्ट वन डेस्कटॉप वर्जन में ही एंट्रीज करनी है। लेकिन आपका जो वेब वर्जन है उसमें भी एंट्रीज बहुत जल्दी ही उसको भी खुलने वाला है। तो उसके बाद आपको सूचना दिया जाएगा। उसके बाद आप कनेक्ट वन वेब वर्जन में भी आप बहुत अच्छी रीति से एंट्री कर सकते हो, फिर डेस्कटॉप वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम इसके ऊपर मेन्यू के बारे में एक एक चीज़ गहराई से जानेंगे। एकदम बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सरल रीति से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक को आराम से समझ में आए, क्योंकि मेनू एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम स्प्लिट कर रहे हैं 2 दिन में। आज भी होगा और कल भी होगा। आज डे 1 में होगा, आज एक डे 1 होगा और उसके बाद डे 2 होगा और वो कल आपको समझाएंगे। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ को एक एक स्टेप को अच्छी रीति से समझा सकते हो। ठीक है, तो आप करने के लिए भी कोई भी डाउट्स है तो कनेक्ट वन ट्रेनिंग जो चैट है उसमें आप पूछ सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं। आपको शुरू में सिंपल है कि एक ही शब्द आपको टाइप करनी है, ये याद रखना, connect1.app। जैसे ही ये करके आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके इसमें क्या हो जाएगा कि एक विंडो खुलेगा।
ये विंडो जैसे ही खुल रहा है, इस विंडो से आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर एक सेलेक्ट सेंटर का ऑप्शन है। तो आपका सेंटर का सर्टिफिकेट नंबर हमेशा याद रखना चाहिए। आप अपना सेंटर का सर्टिफिकेट नंबर इसके अंदर डालेंगे, फिर उसके बाद लॉग इन टू कनेक्ट वन, इस लाल बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा। जिस सेंटर में केवल ब्रह्मा कुमारी इसका अकाउंट है तो उसमें केवल PBKIVV दिखाई देगा, और जिसमें RERF है तो वो भी साथ में दिखाई देगा, या WRST है तो वो भी साथ में दिखाई देगा, और मानव कल्याण है तो उसको भी साथ में दिखाएगा। जैसे ही हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका जितना सेंटर्स है वो सारे सेंटर्स आपको, सारे जो इंस्टीट्यूशंस एक ब्रांच में जो खुली हुई हो वो सारे चीज़ दिखाई देगा। ज़्यादातर BK टीचर्स केवल BKIVV ही दिखाई देता है इसके अंदर, तो डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करके, इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करके फिर ओके करेंगे तो पासवर्ड आएगा। तो पहला आपको जब अकाउंट्स का, जब सॉफ्टवेयर में कनेक्ट वन का एक ID, तो आपका डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है और उसके अंदर पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड भी कैसे रखना है ललित भाई जी ने बहुत सरल रीति से आपको समझाया, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। कोई ऐसा शब्द यूज़ करना जिसमें कैपिटल लेटर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो और फिर न्यूमेरिकल नंबर भी हो, और उसके बाद आपका स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, उसके बाद आपका स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जितना आपका अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर और न्यूमेरिकल्स और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर माने @ और ये सब चीज़ होगा। शिफ्ट दबाकर कोई भी नंबर को आप दबाएंगे तो उसका स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर आता है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ही आपने पासवर्ड जो मधुबन से मिला है, पहले तो मधुबन से जो पासवर्ड मिलती है उसी पासवर्ड में आप उसको लिखकर टाइप करके एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसा इतनी बड़ी आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। माने जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हो तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये सारे चीज़ डिस्प्ले होगा, जिसके बारे में कृष्णा भाई ने बहुत सरल रीति से आपको समझाया कनेक्ट वन ट्रेनिंग में। ये पेंडिंग टास्क क्या होती है, पेंडिंग रिमार्क्स क्या होता है, पेंडिंग एसेट ट्रांसफर्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर समझाया है। आज हम बेसिक से हम जानेंगे। जैसे ही मधुबन से जो पासवर्ड मिलता है उस पासवर्ड को पहला काम आपको क्या करना है, उसमें बहुत सारे लंबा पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को आपको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उतना बड़ा पासवर्ड आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से जनरेटेड होता है। तो उस पासवर्ड को चेंज करना है तो इस मेनू में ये सारे चीज़ जो भी है, ये सारे चीज़ को मेनू बोलते हैं। मेनू का आप एक, जैसे मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो पहले पूछेंगे भाई आपके पास क्या क्या आइटम्स है वो बता दो। तो वो क्या करता है, सिंपल आपको एक मेनू कार्ड दे देता है। उस मेनू कार्ड आप उसको देखेंगे तो उसमें अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या है क्या नहीं है, उन सब के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं कि क्या क्या आइटम्स उसके पास है। ऐसे ही हमारा कनेक्ट वन सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमारे अंदर फैसिलिटीज़ जो दिया हुआ है, उन सारे फैसिलिटीज़ को, इन सब चीज़ों को मेनू के अंदर रखा गया। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो स्पष्ट रीति से इसके अंदर एक एक चीज़ हम जानेंगे। जो मधुबन से जो आपको पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को पहला काम होता है उसको चेंज करना। तो ये जो पूरा एंटायर चीज़ों में सबसे लास्ट वाला जो चीज़ लिखा हुआ है उस ऑप्शंस के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा चेंज पासवर्ड। तो जैसे ही चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक छोटा विंडो खुलेगा। तो मैंने ये क्या है कि कंप्यूटर में एक एक चीज़ का छोटी छोटी स्क्रीन्स आपके सामने खुलता जाएगा। तो उसके अंदर लिखा है यूज़र आपका सर्टिफिकेट नंबर। अब आपको कोई डाउट आ जाता है कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर 42 है और यहाँ यूज़र नंबर 41 क्यों आया। तो यूज़र्स अलग अलग होता है लेकिन आपका सर्टिफिकेट नंबर एक ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो मधुबन से आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद आपको जो नया पासवर्ड जो सेट करना है मैंने आपको समझा दिया, वो पासवर्ड आप इसमें लिखकर
रख सकते हो। और फिर कंफर्म पासवर्ड बोलता है। जब भी पासवर्ड बार बार 2 बार आपको इसलिए पूछा जाता है ताकि उसको अच्छी रीति याद रखो, क्योंकि जो आपने पासवर्ड आपने एक बार सेट कर दिया और वो पासवर्ड भूल गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपको दोबारा लॉगिन करने नहीं देगा। फिर से आपको मधुबन में पूछकर फिर अगेन पासवर्ड को रीसेट करानी पड़ती है। इसलिए ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे लिखकर नया पासवर्ड आपको मैंने बताया था अपर केस या लोअर केस या न्यूमेरिकल्स, और उसके साथ साथ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर। अपर केस माने कोई कैपिटल लेटर है, शिफ्ट दबाकर कोई लेटर को दबाते हो तो आपका अपर लेटर होता है, और शिफ्ट के बिना आप जब लेटर दबाते हो तो आपको लोअर लेटर होता है, लोअर केस होता है। माने छोटा लेटर और उसको कैपिटल लेटर में अंतर अपर केस लोअर केस को बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल माने केवल जैसे ओम शांति 108 करके आप एक न्यूमेरिकल माने उसमें अक्षर के साथ साथ संख्या भी डालनी चाहिए, और संख्या के साथ साथ उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। जैसे ही आप स्पेशल कैरेक्टर दबाओगे, एक शिफ्ट दबाकर कोई भी नंबर को दबाते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आता है, जैसे @ आ जाता है, हैशटैग आ जाता है या डॉलर आ जाता है। उस हिसाब से आप जो चाहे वो वाला आप सेट कर सकते हो। एक चीज़ आपको दबानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जब ये पासवर्ड जब दोनों बार लिखकर फिर उसको ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो नया पासवर्ड में अपडेट होता है। फिर अगेन आपको लॉगिन करनी पड़ेगी नया पासवर्ड से, तो फिर नया पासवर्ड से आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, जब कब ज़रूरत पड़ता है कि चेंज पासवर्ड की ज़रूरत कब पड़ती है, यदि मान लीजिए कुछ टाइम के बाद यदि आपको पहली बात है कि अपना पासवर्ड किसी को शेयर करना ही नहीं है। मान लो अकाउंट रेस्पॉन्सिबल पर्सन को आपने शेयर कर दिया और किसी को शेयर कर दिया जो उसके यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से वो भाई चला जाता है या नहीं तो कहीं और चला जाता है या दूर ट्रांसफ़र हो जाती है या कुछ हो जाती है, फिर आप उसके बाद कुछ समय के बाद उस व्यक्ति से आप अकाउंट्स नहीं कराना चाहते हैं, चाहे कारण कुछ भी होता है, ठीक है, उसको ठीक ठाक करनी पड़ेगी। तो उसको जब ठीक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कंप्लीट करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन फिर दोबारा सेलेक्ट करके आप जो आपने चेंज किया है पासवर्ड, वो वाला पासवर्ड पुराना हो जाता है, वो आपको इधर लिखनी है, और नया पासवर्ड आप लिख कर ओके करेंगे तो वो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। जब आप ऐसा काम करते हो तब क्या होगा कि आपका नया पासवर्ड होगा, और ये नया पासवर्ड आप अपने पास रख सकते हैं, या नहीं तो किसी कारण से आप चेंज करना चाहते हो। ये नियम क्या होता है कि जैसे मान लो इंटरनेट बैंकिंग है या किसी का है तो हर 6 महीने के बाद वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है। तो ऐसे आप 6 महीने के बाद आप चेंज करना चाहते हो तो भले कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया। तो पहला काम हमको क्या करना है, ऑप्शंस में जाकर चेंज पासवर्ड करनी है। जब भी आप चेंज करना चाहते हो इसके अंदर चेंज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर यूज़र रजिस्टर है और ग्रुप रजिस्टर है, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ये मधुबन का है, तो इसलिए आप इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ जाता है, पहले स्टार्ट के नीचे क्या क्या आता है देखो। जैसे ही स्टार्ट के नीचे आ जाता है कि यदि ऑडिटर है आप तो ऑडिटर का लॉगिन का ऑप्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल सेंटर में ये ऑडिटर का लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं रहता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अकाउंट एनालिसिस माने क्या है, इसके ऊपर विस्तार में आपको बहुत अच्छी रीति से समझाएंगे, लेकिन इसके ऊपर सरल रीति से हम समझाएं। जब भी कोई अकाउंट्स में कोई भी आप गलती करते हो, यदि मान लो लगातार आपको हर महीने आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, 1 महीने आप पेमेंट नहीं किया, आपने एंट्री नहीं किया, तो ये अकाउंट एनालिसिस ऑटोमेटिकली दिखाएगा इस टाइम में आपने अकाउंट में हाउस रेंट आपने पे नहीं किया। यदि सच में नहीं पे किया और अगला महीने दोनों इकट्ठा पे किया तो कोई बात नहीं। आपको साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट आनी चाहिए, वो इंटरेस्ट आई या नहीं आई वो भी बताता है। माने कोई भी गलतियां आपने किया, यदि मान लो आपने किसी कंपनी से आपने कुछ डोनेशन ले लिया, वो भी बताता है। ये कंप्यूटर में कुछ वैलिडेशन रूल्स बोलते हैं, माने इसको पहले से ही इस सॉफ्टवेयर को रूल समझा दिया। जब भी कोई टीचर कहीं कुछ भी गलती करते हैं तो कंप्यूटर उसको चेक करके उसको आपको बताएगा कि ये गलतियां हैं, तो उस गलतियों को देखकर उसको हम ठीक करेंगे। फिर उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब उसी स्क्रीन को दोबारा रिफ्रेश करना,
उसको F5 के बटन दबा देंगे तो रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जो गलतियां आपने टिक करने के बाद अकाउंट एनालिसिस में आकर रिफ्रेश करोगे तो वो गलती मिट जाती है। मैंने टिक टक कर दिया तो अकाउंट एनालिसिस से वो हट जाता है। उसके ऊपर बहुत अच्छी रीति से आपको समझाएंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑडिट इंफॉर्मेशन। यदि सेंटर ऑडिट इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, जो भी ऑडिट का डिटेल्स है उसके बारे में ये सारे चीज़ समझाएगा। ठीक है, कि आपने कब कब क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारे चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका ऑडिट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहाँ तक हुई है, इन सारे चीज़ डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देता है। ठीक है, कि कब कब आपने क्या क्या किया, पहले आपका कौन ऑडिटर ने आपने ये चेक किया, कौन फाइनल किया, कौन वेरीफाई किया, ये सारे चीज़ आपको इसमें क्लियरली समझाता है। इसको आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको फिर भी देखना चाहते हैं पहले देख सकते हैं। अब ये आ जाता है रजिस्टर फॉर ऑडिट। ये तो इसके बारे में तो कृष्णा भाई ने समझा दिया, फिर भी आपको हल्का सा इशारा दे देते हैं इसके बारे में। जब भी आपने सारे काम कर लिया, आपने अटैचमेंट सब कुछ कर लिया, अटैचमेंट करने के बाद फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि उसके बाद आपको पहले अकाउंट्स को सबमिट करना होता है। सारी चीज़ करने के बाद जब तक आप अकाउंट सबमिट नहीं करते हो तब तक आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जो भी आपके अंदर फ्लैग्स आया है या कोई भी एंट्री रिजेक्ट हुई है, और प्रोफाइल में आपको बैंक का काम और ये सारे काम जब तक आपने पूरा नहीं किया है, व्हीकल का आप आरसी ने नहीं चढ़ाया या कुछ भी आपका काम बाकी है, तो आप ऑडिट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्यूटर में सारे रूल्स डाल दिया। जो भी आपने नहीं किया तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देता है। कई बहनों का कॉल्स आता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ललित भाई ने एक एक स्टेप बहुत अच्छी रीति से समझाया कि पहले हमको क्या करना है, अटैचमेंट्स करनी है, फिर उसके बाद प्रोफाइल में सारे अटैचमेंट्स डालनी है। ये जब सारे काम आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो सारे अटैचमेंट्स भी अप्रूव हो गया, तब जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि किसी में कोई कमी है तो उस कमी को आप पूरा करो, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दो, तो बहुत ईजीली समझ में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है चेंज फाइनेंशियल ईयर। अभी मान लीजिए अभी हमारा ऑडिट जो भी हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटिंग चल रहा है। जो भी आपने मार्च तक काम किया है वो सारे चीज आ जाता है 2019 और 20 के फाइनेंशियल ईयर को, क्योंकि हमारा ये वाला काम नहीं करता है कि आप क्या समझते हो, जो भी आपका ईयर है हमारा कैलेंडर ईयर से नहीं काम करता। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं रहता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो जब आपने अकाउंट्स कर लिया और बोला अप्रैल के बाद आपको कोई भी काम करना है, तो अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर ये क्या चेंज हो जाता है कि 1 अप्रैल से 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो ये जब चेंज करके इसको क्लिक करके ओके करेंगे तब जाकर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वेबसाइट, इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप इसमें डेस्कटॉप वर्जन में जाकर चेंज फाइनेंशियल ईयर आप चेंज करना चाहते हो, वो आराम से आप चेंज कर सकते हो ऐसे। तो फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा 2020 और 21। और फिर वापस आप पिछला साल का देखना है तो फिर अगेन पीछे जाकर चेंज फाइनेंशियल ईयर करो, फिर 2019-20 डालो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम लेके फिर लोड करेगा, फिर ऑटोमेटिकली 2019-20 आ गया। इधर आप देखेंगे तो आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर में है ये आपको दिखाई देगा। ये आपका डेस्कटॉप वर्जन है। अब आपको समझ में आएगा कि डेस्कटॉप वर्जन क्या होता है। उसके अंदर ये छोटा सा जो दिया है ये आइकॉन है, ये आइकॉन दिखाई देगा। ये जब आइकॉन दिखाई देता है तो आप समझ लेना ये आपको डेस्कटॉप वर्जन है। इसमें ऐसा पूरा सारे चीज़ घूम रहा है, ये कंप्लीटली अलग एक स्क्रीन है। और वही वेब आप देखना चाहते हो, वेब ऐसा होता है।
यदि आप पिछले साल का भी आप देखना चाहते हो, 2018-19 में भी जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो। 2000 जब से लेकर कनेक्ट वन में डेटा है, सारे साल का आप खोल के देख सकते हो। ये कब ज़रूरत पड़ती है? जब भी कोई आपका मशीन ख़राब हो गया और वो वारंटी में है, और इसको कब ले आया तो आपको पता चलेगा, अच्छा 2019 में लिया था तो, या 2016 में लिया था, तो 2016-17 वाला में खोलेंगे तो फिर उसमें जाकर आप बिल का देखेंगे कौन सा डेट में आप लिया, समझ में आ जाएगा। इसलिए कनेक्ट वन में जब भी एंट्री करते हैं तो वारंटी कितना है वो भी लिखते हैं, ताकि उसको देखेंगे आपको समझ में क्लियरली आएगा। तो ये हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने का। और ये हो गया एग्जिट सेंटर। जब भी आपने काम कर लिया, मान लो बीके का मैंने काम कर लिया, फिर एग्जिट करूँगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बोलता है कि आप सब पूछेगा कि साइट है, आपको जो भी कर रहे हो उसको छोड़ना चाहते हो, बोला यस कर दो। तो फिर जैसे ही एग्जिट हो गया तो फिर आपको फिर से शुरू से हो जाएगा। जब भी आप कोई भी काम करने के बाद एग्जिट करके काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। फिर जैसे ही आप दूसरा इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो उसके अंदर जाके क्लिक करके ओके कर सकते हो। फिर उसके अगेन पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर ओपन होगा। सो ये है प्रोसीजर आपको एग्जिट करना, माने कनेक्ट वन से बाहर आने के लिए। तो फिर अंदर जाने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट नंबर और आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया ये स्टार्ट मेनू में क्या क्या आता है। ऑडिटर आपका कोई लेन देन नहीं है इससे, और अकाउंट एनालिसिस आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है, और आपके अंदर सारे डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं क्या क्या ये है। उसको आप देखना चाहते हो तो ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, सारे चीज़ आपको डिस्प्ले होगा। इसके ऊपर स्पेशल क्लास होगा, उसमें बहुत सरल रीति से आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या कमियां दिखाती है कंप्यूटर, और उसको कैसे ठीक करना है, वो सारे चीज़ आपको स्पष्ट रीति से समझाया जाता है। ये आपको हमेशा चेक करना। कई बहनें क्या करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढंग से अपडेट नहीं करती है, तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें प्रोफाइल में जाकर अपने आप को ये सारे चीज़ चेंज करना है। वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा कि ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो अकाउंट एनालिसिस के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर अलग क्लास में आपको पूरा समझाएंगे। फिर सेंटर का ऑडिट इन्फॉर्मेशन, कब कब हमारा ऑडिट हुआ, किस ऑडिटर ने हमारा ऑडिट किया, और किस ऑडिटर ने हमको वेरीफाई किया, फाइनल ऑडिट किसने किया, ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑडिट में आपको सारे काम करने के बाद रजिस्ट्रेशन, जैसे मधुबन में जाकर आप एक फॉर्म भरकर फिर भाई साहब को जाकर देकर और सारे चीज़ को पासबुक दिखाते हो ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है आपकी नंबर। यहाँ पे तो घर बैठे आराम से आप सेंटर में बैठ के ही आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑडिट यहाँ पे बैठ के कर सकते हो, और ऑडिटिंग भी आपका ऑनलाइन होगा इस साल से। फिर चेंज फाइनेंशियल ईयर आपको समझा दिया, कैसे हम एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरा फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हैं। क्योंकि कई टीचर्स का ये प्रश्न होता है कि ये मार्च हमारा दिख रहा है लेकिन हम अप्रैल का एंट्री करना चाहते हैं तो वो एंट्री हो नहीं रहा है। एंट्री कैसे होगा, जब तक आप फाइनेंशियल ईयर नहीं चेंज करोगे तब तक आपका 1 अप्रैल 2020 का एंट्री उसमें नहीं होता है। फिर एग्जिट सेंटर का, तो ये सेंटर से जब बाहर निकलना चाहते हो उसका एक सरल तरीका, इसको प्रेस करेंगे, फिर वो बोलेगा आप छोड़ना चाहते हो, बोला हाँ जी, या गलती से दब गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो फिर जहाँ है वहीं पे रहेंगे आप। जब आप इसे एग्जिट होना चाहते हो तो उसके लिए लीव कर दो, तो फिर आपका एग्जिट हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोफाइल। कई लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या आइटम्स है, हमारा सेंटर में कितना आइटम्स है, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारा कितना कैश बैलेंस है 31 मार्च को, ये सारे चीज़ आपको पता लगाने के लिए ये प्रोफाइल का एंट्रीज है। कई लोगों को अभी इसके बारे में बहुत अच्छी रीति से समझ में आया होगा, क्योंकि हमें इस एंट्रीज के द्वारा ही हमारा बैंक का पासबुक का पहला पेज और बैंक का स्टेटमेंट सब चीज़ अभी धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हुई होगी। लेकिन फिर भी जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आज अकाउंट्स जीरो से सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। एक होता है कि कोर इन्फॉर्मेशन माने आपका सेंटर के बारे में एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रीति से इसके अंदर लिखा हुआ है। जो आपका पूरा सेंटर का कोई भी डेटा सही है या गलत है या क्या है, इन सब चीज़ों को आप यथार्थ रीति से इसके अंदर
जानकर क्या डिटेल्स हमारा परफेक्ट है, अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। तो जैसे ही आप प्रोफाइल में जाकर कोर इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक बहुत बड़ा विंडो खुल जाएगा। अब इस विंडो के डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होता है। टैब माने एक जनरल है, कॉन्टैक्ट है, इंस्टीट्यूशन है, लोकेशन है। पहला है जनरल। अब आप देखोगे ये होम वाला टैब अलग है और कोर इन्फॉर्मेशन का टैब अलग है। इसमें आप जैसे जैसे जितना जितना आप इसके अंदर मेनू खोलते जाओगे उतना उतना इसके साइड में ऐड होता जाएगा। जितना ज़रूरत होती है उतना ही खोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खोल के रखोगे उतना मधुबन के सर्वर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही खोलो और उसके काम होने के बाद उसको बंद कर दो। और आपको ज़रूरत है तभी आप इस कनेक्ट वन में खोलना अकाउंट्स करने के लिए, नहीं है तो नहीं खोलें। क्योंकि आप जितना सोच समझकर आप यूज़ करोगे आपका इंटरनेट का डाटा भी बचेगा और हमारा मधुबन का सर्वर के ऊपर भी लोड कम होगा। इसलिए पहले सारे अकाउंट्स की पूर्व तैयारियां करने के बाद ही इस वेबसाइट को खोल कर फिर काम करें। जैसे काम खत्म हो गया इसको ख़त्म कर दो, उसको बंद कर दो, फिर दोबारा लॉगिन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग एट ए टाइम काम करते हैं तो हमारा सर्वर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कनेक्ट वन का जो स्पीड है स्लो होने का कारण मेन यही है कि बहुत लोग इकट्ठा एक ही टाइम में काम करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको जितना ज़रूरत है उतना ही काम करें, जितना जो ज़रूरत नहीं है उसी टाइम उसको बंद करना शुरू करें। जो कोर इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो ये है आपका एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका सेंटर का नेम क्या है, ये दिल्ली हरिनगर है, या नहीं तो फिर आपका जैसे ही खोल के देखेंगे तो आपका अपना सेंटर का नाम इसमें आएगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर आएगा, फिर यूआईडी नंबर आएगा, फिर आपका सब जोन किस में आएगा या जोन क्या है, और सेंटर का स्टार्ट डेट है, कब से शुरू हुआ, क्योंकि ये डेट इसमें फीड नहीं हुआ है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। यदि डेट फीड करते तो कब से आपका सेंटर शुरू हुआ वो भी इसके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पुराना सेंटर है इसलिए कनेक्ट वन में वो वाला डेट नहीं फीड हुआ। और अकाउंट टाइप क्या है, ये जनरल है, और कोई स्पेसिफिक है या डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर अकाउंट कौन मेंटेन करता है, तो इंचार्ज कौन है उसका नाम आएगा, इंचार्ज का पैड नंबर, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नंबर जो है, जो हमारा पैड ऑफिस से जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसमें जो नंबर है वो पैड नंबर के द्वारा ही हमारा पहचान होती है संस्था में। तो वो पैड नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यदि मान लीजिए इंचार्ज ही अकाउंट करती है तो फिर इंचार्ज का ही नाम दोबारा आएगा, या नहीं तो जो व्यक्ति आपका अकाउंट्स करता है जिसको बोलते हैं अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा। यदि इसमें कोई कमी है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप डेट को अपडेट कर सकते हो इसके द्वारा। जैसे एडिट में जाएंगे, सो एडिट के जाने के बाद आपको कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे अकाउंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो आप इसमें नाम लिख के चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट माने आपका पोस्टल एड्रेस। यदि मान लीजिए मधुबन से हमारा रेजोल्यूशन भेजनी है या कोई चिट्ठी पत्र व्यवहार या कुछ भी आपको करस्पॉन्डेंस करनी है तो हमारा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस क्या है ये हमको इसके अंदर चढ़ाना पड़ेगा। फिर जैसे ही चढ़ाने के बाद क्या हो जाता है, फिर ये हर चीज़ आपको स्पष्ट रीति से इसके अंदर समझ में आता है कि क्या आपका बिल्डिंग नेम है, फुल एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आएगा, टेलीफोन नंबर। ये हमेशा ध्यान दें, कई बहनें जो हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेलीफोन का और ये सब चीज़ देना चाहिए वो सारे चीज़ नहीं देते हैं, जिसके द्वारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आपसे संबंध संपर्क एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो ईमेल आईडी संस्था का BKIVV है तो 100% पहला ईमेल वही डाल दें, फिर बाद में कोई अल्टरनेट मेल है तो वो भी डालें। फिर आपका मोबाइल नंबर भी आपको 2 नंबर देना है जो जिससे आपका डायरेक्ट संबंध संपर्क हो, और लैंडलाइन नंबर है तो उसको ज़रूर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल नहीं उठाते हैं तो लैंडलाइन में कोई ना कोई तो ज़रूर सेंटर में रहकर उठाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि लैंडलाइन है तो उसका नंबर भी देना, फैक्स है तो भी नंबर दे सकते हो।
फिर इंस्टीट्यूशन अकाउंट में क्या क्या हमारा अकाउंट्स है वो सारे चीज़ इसमें स्पष्ट दिखाई देगा। इसमें ब्रह्मा कुमारीज का भी है, राजयोगा का भी है, मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान का भी है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं का है। यदि तीन तीन आपका संस्थाओं का इंस्टीट्यूशन का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं आपका सर्टिफिकेट के अंदर, तो फिर वो सारे चीज़ आपको होगा। 42 BK, RERF के RF आएगा, मानव कल्याण का MK आएगा। ठीक है ना, उस हिसाब से आपका इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया था। और तीसरा यहाँ पे लास्ट में दिखाते हैं यहाँ लोकेशन। यदि मान लो आपका प्रॉपर्टी यदि मान लो रेंट है तो उसका भी अलग दिखाई देगा। यदि मान लो आप चेंज कर रहे हैं तो भी आपका इसके दिखाई देगा। या शुरू से ही एक ही प्रॉपर्टी है तो उस एक प्रॉपर्टी का दिखाई देगा। या कभी कभी कोई कोई सेंटर का दो दो प्रॉपर्टीज होती है तो दो दो प्रॉपर्टीज़ का भी रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। तो इसका लोकेशन माने जिस आपका प्रॉपर्टी का नेम क्या है और उसका कैसे बिल्डिंग है या फ्लैट है या क्या है उसके बारे में, फिर उसके बारे में मैच्ड नेम किसके अंडर में है, तो उसके साथ आपका सारे चीज़ इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। यदि इसका इंफॉर्मेशन कभी भी आप लेना चाहते हो तो इसको एक्सपोर्ट करके आप PDF में जनरेट करके आप जब चाहे तब उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF में, चाहे PDF में या एक्सेल में, चाहे एक्सेल में या किसी में भी चाहे उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए आप इसको इस सेशन को अच्छी रीति से समझेंगे तो आपको पता चलेगा इतना सब कुछ दिया हुआ है आज तक हम कम समझते आए हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये कंप्लीट हो गया आपको क्या करना है, इसको बंद करना है। फिर प्रोफाइल में कोर इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा जानकारी हो चुकी है। कोर इन्फॉर्मेशन माने आपका सेंटर का पूरा डिटेल्स एक जगह पे लिखा हुआ है, वो चाहे वो बिल्डिंग किसके नाम पे है, फ्री यूज़ है या आपका प्रॉपर्टी अपने नाम पे है या रेंटेड है, ये हर चीज़ आपको इस कोर इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है कि जैसे ही कैश अकाउंट दबाओगे तो फिर इसके अंदर आपको एज ऑन 31/3/2019 में आपका कितना टोटल बैलेंस है, कैश बैलेंस, इसको हम बोलते हैं कि इस साल के शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा या नहीं तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। माने 31 को ये क्लोजिंग रहेगा और 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बनेगा। तो शुरुआत हमेशा पिछले बजट के साथ शुरू होती है हमारे अकाउंट्स, इसलिए पिछले साल में कितना हमारा कैश बचा है वो सारे डिटेल्स इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट के बारे में आपको बिल्कुल अच्छी रीति से समझना, क्योंकि कई सेंटर्स में क्या हो जाता है कि नया बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ इसके अंदर ढंग से आपको समझाते हैं। अभी इसके अंदर वो ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा, मैं वैसे बता रहा हूँ। इसके अंदर आप देखोगे एक सेविंग बैंक है और एक FD है। तो जितना आपने सेविंग बैंक अकाउंट, मान लो किसी सेंटर में एक अकाउंट होता है या किसी में 2 अकाउंट होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ इश्यूज होती है तो 2 ब्रांचेस में 2 बैंक्स डिफरेंट बैंक्स में भी अकाउंट खुलवाते हैं मधुबन से स्पेशल परमिशन लेने के बाद। ऐसा नहीं कि एक सेंटर 2 अकाउंट्स आप खोल सकते हैं, उसको यदि मधुबन समझता है कि ज़रूरत है तो स्पेशल परमिशन से आप खोल सकते हो, नहीं तो एक सेंटर के लिए एक ही अकाउंट होता है सेविंग का। फिर दूसरा आप FD भी अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि जब भी आपका सेविंग बैंक्स में पैसे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप FD कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट में ये फ़ायदा होता है, जो सेविंग बैंक में आपको 3% या 3.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, FD में 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पैसा आपका रखा रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और साथ साथ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक लगा कर देती है। तो इसमें हमको फ़ायदा है, इसलिए हमको जब भी कुछ अमाउंट जितना ज़रूरत है उतना रख कर हमारे पास, और बाकी सारे अमाउंट FD बना सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह है कि एक बार FD हमने बनाया तो कभी तोड़ नहीं सकते, जब भी ज़रूरत पड़े, जिस दिन में चाहते हो उस दिन जाकर आप FD भी तोड़ सकते हो। लेकिन इसमें आज यही हम समझा देंगे कि आपको बैंक का अकाउंट इन्फॉर्मेशन दोनों में क्या होता है। इसको क्योंकि एंट्री तो अभी हम इसमें नहीं कर सकते, इसलिए आपको डेस्कटॉप वाले में मैं दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप में जैसे ही आप इसमें और उसमें लगभग दिखने में सेम ही है। अब आप ये जानोगे कि यदि मान लो हमको नया बैंक अकाउंट खोलना है, तो नया बैंक अकाउंट खोलने के बाद पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है आपको न्यू। तो जैसे ही न्यू दबाएंगे तो आपको नया बैंक अकाउंट का एक विंडो खुलेगा।
आपको जब भी नया अकाउंट खोलने के बाद, क्योंकि सेंटर बैंक अकाउंट कंपलसरी हुआ, क्योंकि 10,000 के ऊपर हमें कुछ भी खर्चा करना है तो बैंक के द्वारा ही, चेक के द्वारा ही हमको पेमेंट करनी है, तो इसलिए बैंक में अकाउंट संस्था का जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शंस दिया, एफडी है तो एफडी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या नहीं तो सेविंग्स है तो सेविंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बैंक का नेम क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपका ब्रांच का नाम क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि इसके अंदर आपका ब्रांच का नाम नहीं है, नया ब्रांच खुला है या कुछ हो गया, तो मधुबन में आप बात करेंगे तो उसका नाम आपको कनेक्ट वन में डालेंगे, फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर बैंक का पैन नंबर और बैंक का टैन नंबर। टैन नंबर में बताया था ये केवल एफडी के ऊपर लागू होती है। जब भी आपको बैंक टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करती है तो उसका एक बैंक का एक टैन नंबर होता है। पहले इंडिविजुअल बैंक का अलग अलग टैन होता था, अभी तो सारे ग्रुप का एक टैन हो गया, वो वाला आप डाल सकते हो। एक आईएफएससी कोड है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, क्योंकि कोई भी बैंक का आप पूरा नाम और एड्रेस और ये सब नहीं जानते हो तो डायरेक्ट आईएफएससी कोड से क्या हो जाता है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए ये आईएफएससी कोड बहुत ज़रूरी है। एमआईसीआर कोड क्या होता है कि यदि चेक का आप ध्यान से देखेंगे तो हर चेक के नीचे आपका एमआईसीआर कोड भी होता है, तो उस एमआईसीआर का कोड भी इसमें डाल सकते हो। बैंक का ईमेल है और फिर आपका कस्टमर रिलेशनशिप नंबर है जो हम सिर्फ बोलते हैं, वो वाला क्लाइंट नंबर आपको यहाँ पे डालना जरूरी है, और अकाउंट नंबर, और आपका सिग्नेटरीज कौन कौन है। ये हमेशा जो नंबर जो टीचर्स है उसी का नाम इसका लेते हैं, तो इसीलिए आपको जब भी आपका नया जो सिग्नेटरी से इसमें जो इंचार्ज है और सेकंड इंचार्ज है, उन दोनों का नाम पहले आपको एड्रेस बुक में चढ़ाकर इन दोनों को सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा आएगा, और जो भी बैलेंस एज ऑन टुडे कितना है वो आपका बैलेंस डालकर इसको सेव करेंगे तो एक बैंक का आपका ये हो जाता है। कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, सेव करना है तो सेव कर सकते हो। तो इसके बाद आपका ऐसा आएगा, सेव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, ब्रांच आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, कस्टमर आईडी नंबर आएगा, सारे डिटेल्स इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे डिटेल्स इसके अंदर आपको एंट्री करनी है। जब इसके अंदर एंट्री करने के बाद ही आपको बैंक का ट्रांजैक्शन आप कनेक्ट वन में कर सकते हो, यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ ना आप नहीं कर सकते। तो एफडी भी ले लिया या नहीं तो एफडी खोला या ये सेविंग बैंक खोला, तो दोनों के लिए यही प्रोसीजर है। एफडी के लिए तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि केवल एफडी है तो कुछ ही डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स आप भर दोगे तो ऑटोमेटिकली उससे ले लेगा, ठीक है। तो ओपनिंग डेट कौन सा डेट एफडी खोला है, या नहीं तो रिन्यू है, न्यू वाला एफडी ले लिया, या नहीं तो एग्जिस्टिंग एफडी ले लिया। ये एग्जिस्टिंग नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका रिन्यूअल वाला है तो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होगा, क्योंकि शुरू में जब कनेक्ट वन बना उससे पहले से ही ऑलरेडी एफडीज बना हुआ है, उसके हिसाब से चढ़ाना है तो उसके अंदर ये वाला ज़रूरत पड़ती है। तो ये है एंटायर बैंक का अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ये, ठीक है ना। आप जब चाहे तब इसको डिलीट करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, ये सारे चीज़ नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ इसका मैपिंग होती है, माने एक एक चीज़ आप यूज़ करते हो तो इसका मैपिंग होती है। उस मैपिंग के हिसाब से आप जब चाहे तब ये सारे अकाउंट को या नहीं तो किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते हो। यदि हाँ अकाउंट क्लोज हुआ तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, फलाना डेट में हमने अकाउंट क्लोज किया, तो फिर मधुबन उसको अप्रूवल दे देती है, तब जाकर उसके अंदर क्लोज्ड वाला में दिखाई देगा, नहीं तो एग्जिस्टिंग आपको दिखाता ही है, ठीक है ना। फिर यदि पूरा आपको डेटा लेन देखनी है तो इसको लंबा आप कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स आपका आएगा, या नहीं तो छोटा डेटा दिखाना है जो उसके अंदर ज़रूरत है तो वही डेटा आना है तो उसी के अंदर आएगा, तो सारे चीज़ आपको एंटायर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। इसका भी डिटेल्स आप लेना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जनरली क्या ज़रूरत पड़ती है कि एफडीज़ का पूरा हमारे पास कितना एफडीज़ है, क्या है, ये सारे चीज़ों का जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही एफडीज़ का डालकर और आप उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हो। यदि मधुबन बैंक में आपको एफडी ना कटे, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब आपको एंटायर एफडी का स्टेटमेंट भी इसी से निकाल सकते हो, जिसके लिए बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। वो एफडी कैसे निकालना है प्रिंट और उसका स्टेटमेंट कैसे निकालना है, उसके लिए अलग एक दिन में पूरा आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रोफाइल में आपने कैश का भी जान लिया और फिर
आपने बैंक का भी जान लिया। अब एफडी का अलग भी यहाँ पे है, क्योंकि एफडी का बैंक क्या है वहाँ पे, और एफडी कितना यहाँ अवेलेबल है, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको आप एक्सपोर्ट करके आप पीडीएफ में जनरेट करके उसको प्रिंट ले लेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, या नहीं है तो इसके अंदर डायरेक्टली भी आपको एफडी में जाएंगे तो जितना एफडी का पूरा के पूरे आप लिस्ट प्रीव्यू करेंगे तो उसका पूरा एक आपके पास ऐसा स्टेटमेंट दिखाई देगा। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट लेके आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा जानकारी रखने चाहिए। ये जब तीसरा पॉइंट आ जाती है आपका कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया, एफडी, एफडी का पूरा डिटेल्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे एक एक एफडी आप वहाँ पे आप कैश बुक में एंट्री करते हो तो वो उसका इंफॉर्मेशन सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। तो एफडी के बारे में ये जानकारी आपको लेनी है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग के जैसे ही आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज आप कर सकते हो। जैसे क्लोज कर लिया, फिर हम चले गए कहाँ पे, आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताया था कि दोनों का कैश का कितना ओपनिंग बैलेंस है और बैंक का कितना ओपनिंग बैलेंस है, ये दोनों आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। जितना आपका माउंट आबू का सर्वर का स्पीड और आपके कंप्यूटर का स्पीड और आपका इंटरनेट के स्पीड के ऊपर पूरा पूरा इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका ये लोड होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंसेस देखेंगे तो इसका पूरा आपका ओपनिंग बैलेंसेस में कितना है, आपका टोटल टीडीएस कितना पेमेंट है, वो सारे चीज़ आपको इसके अंदर दिखाई देता है अपना अपना बैंक के हिसाब से। फिर उसके बाद इसका भी आप क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। आपके सेंटर का लैंड और बिल्डिंग का स्टेटस क्या है उसके बारे में पूरा समझना है तो उसके अंदर आपको टिक टाक यहाँ ऐसे दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आपने मकान लैंड परचेस किया और लैंड परचेस किया तो फिर आपका परचेस कैटेगरी में आएगा, आपका यहाँ पे है करके दिखाई देगा, म्यूजियम का प्रॉपर्टी है और इंस्टीट्यूशन के नाम पे है और फिर ओनर है। यदि मान लो फ्री यूज़ है तो उसका नाम अलग रहेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, टिक टाक हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो आपका परचेस करना है या क्या करना है वो आपको इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग्स का स्टेटस क्या है। सो लैंड एंड बिल्डिंग का स्टेटस आप जब भी आप चेंज करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी कि कैसे आप इसको चेंज करना है, क्योंकि आपका रेंट वाला है तो भी यहाँ पे आएगा और लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पे भी आएगा और सारे चीज़ आपको ढंग से इसमें समझ में आएगा। उस हिसाब से आपको क्लैरिटी से ये क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन पूरा पूरा इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ओपनिंग बैलेंसेस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में हो गया और गोल्ड एंड सिल्वर। यज्ञ के हिसाब से आपके पास भोग का बर्तन हो या कोई और हो तो वही चीज़ आप रख सकते हैं। यज्ञ का नियम के हिसाब से ही आप कोई भी काम करें और उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स है वो इसके अंदर दिखाई देता है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो कितना आपका आइटम नेम है और डिस्क्रिप्शन है ये सारे चीज़ आप इसमें आप समझ सकते हैं। चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा
कि हमको जब चीज़ कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं या कैसे करते हैं उसका पूरा डिटेल्स हम गोल्ड एंड सिल्वर का इंफॉर्मेशन लेना है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ इस हेड के अंडर में आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हीकल्स। जब आप व्हीकल्स में क्लिक करोगे तो व्हीकल्स में क्या हो जाता है कि आपका जो भी व्हीकल्स है वो सारी चीज़ यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही व्हीकल्स के अंदर जब आप क्लियर करोगे तो इसमें आपका जो भी व्हीकल आप खरीदते हो या कुछ भी करते हो, हर चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश बुक से ही आपको एंट्री होगी। लेकिन वहाँ एंट्री करने के बाद आप देखना चाहते हो कि हमारे सेंटर में कितनी गाड़ियाँ हैं और उसका इंश्योरेंस किया है या नहीं है, और उन सब चीज़ों के ऊपर आपको पूरा विस्तृत जानकारी लेना है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो एंटायर व्हीकल्स के बारे में आपको समझ में आएगा और उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने आएगा। ठीक है ना। तो व्हीकल्स का जो डिटेल्स देखना चाहते हो उसके अंदर इंश्योरेंस का भी आएगा। तो इंश्योरेंस में हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे ही कुछ भी आपका चेंज करना है तो कौन सा सारे गाड़ियाँ आपके पास है कि क्या क्या आपके पास है, कितना स्कूटी है, कितना ये है, और नया कोई स्कूटी आया तो उसमें फिर एंट्री के द्वारा यहाँ पे आया, खरीद लिया तो वो भी आएगा। हर चीज़ इसमें स्पष्ट समझ में आएगा। यदि मान लो पुराना गाड़ी आपने बेच दिया उसका भी डिटेल्स आ जाएगा इसके अंदर, आपका एज ऑन टुडे एग्जिस्टिंग है या नहीं है। यदि आपने बेच दिया उस सेंटर से लेकर वो पूरा डिलीट हो जाता है, तो बट वो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर ही है, लेकिन आप उसका करंट वैल्यू देखेंगे उसका ज़ीरो हो जाएगा। यदि कोई भी आप व्हीकल आप बेच देते हो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक बार कोई भी आइटम आपके अकाउंट में एंट्री हुई है वो आज नहीं तो कल उसका पूरा डिटेल्स, पुराना भी डिटेल्स चाहे तो हर चीज़ आप देख सकते हो और ले सकते हो। तो ये व्हीकल इंफॉर्मेशन का पूरा ये मेनू अच्छी रीति से आप समझ जाना। तो इसके बारे में यदि आप ढंग से समझ जाएंगे तो फिर आपके बारे में पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जब आप ऑडिट करते हैं तो फिर ये हो गया आपका व्हीकल्स के बारे में। तो व्हीकल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ढंग से लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्हीकल्स के बारे में क्लियर हुआ फिर उसका पूरा डेटा आप इंश्योरेंस कब हुआ, क्या हुआ, वो सारे डिटेल्स आपको इसके अंदर आ जाएगा, उसको आपको देखने के लिए। ये जो भी प्रोफाइल एंट्री से एक बार कोई भी आपने कैश बुक में एंट्री किया, केवल वो सारे एंट्रीज केवल आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, वो केवल आप देख सकते हो कि मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है और इसके डिटेल्स कैसे कैसे हमने हमारे पास क्या क्या है उसको देखने के लिए और उसका लिस्ट लेने के लिए और उसको प्रिंट लेने के लिए ही काम आएगा। क्योंकि प्रोफाइल में आप ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। प्रोफाइल में चेंजेस वही कर सकते हो कि यदि मान लो नया मकान ले लिया तो मकान का भी एंट्री वही से आएगा, लेकिन जब नया बैंक आपने जब शुरू किया तो प्रोफाइल में एंट्री डाल के फिर वहाँ से आपको बैंक बैलेंस में जाएगा। बाकी में इस प्रोफाइल में क्या क्या है वो समझने की ज़रूरत है, बाकी इसमें एंट्रीज ज़्यादा नहीं होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा मूवेबल असेट। अब मूवेबल असेट क्या होता है कि मान लीजिए आपके सेंटर में कई ऐसे सामान है जो आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हर चीज़ आपका स्पष्ट समझने के लिए हमारे पास कितना प्रोजेक्टर है, कितना फ़ैन है, कितना एसी है, कितना सोफ़ा है, कितना कंप्यूटर है, कितना ये है, हर चीज़ का डिटेल्स आपका मूवेबल असेट में होगा।
मूवेबल असेट, नाम से ही आपको स्पष्ट समझ में आएगा, जो हमारा असेट माने हमारे पास जो चीज़ है अवेलेबल है उसको हम एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे हिला सकते हैं, जो मूवेबल आइटम्स है। तो मूवेबल आइटम्स है तो फिर आपको ये स्थिर वाला नहीं, जैसे मान लीजिए आपने एक पूरा कंटिन्यूसली एक रूम बना दिया, वो तो मूवेबल में नहीं आएगा, वो तो बिल्डिंग में चला जाएगा। जो कोई भी ऐसा आइटम आपने ले लिया जो आज आगे पीछे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसका ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो वाला सारे चीज़ इसके अंदर आता है। तो ये जो मूवेबल असेट का जो इंफॉर्मेशन है, ये पूरे के पूरे आप उसमें देख सकते हो। ये कब ज़रूरत पड़ती है? हर साल जब भी आप कोई भी आप आइटम्स देखते हो, तो जब भी ऑडिट करने से पहले, हम तो बोलते हैं कि हर पॉइंट पे आपके नॉलेज में होनी चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई एक सीलिंग फैन बेच दिया या कूलर कोई पुराना खराब हो गया हमने बेच दिया, तो बेचने के बाद आपका स्क्रैप वैल्यू में चला जाएगा, या नहीं है तो फिर हमने बेचा नहीं है और उसको ख़त्म हो गई है, खराब हो गई है, हम इसको डिस्कार्ड कर दिया। जब डिस्कार्ड कर दिया, उसके लिए हमको एक अलग से एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को डिस्कार्ड आप नहीं अपने लेवल पे नहीं कर सकते हो, इसको मधुबन ही कर सकता है। उस फॉर्म भरकर आप मधुबन में भेजेंगे तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन कोई भी आइटम चाहे कितना भी खराब हुआ हो, वो किसी न किसी को दे देंगे तो 10-20 रुपए या 100-200 रुपए तो आएंगे ही आएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होता है उसको भी आप डिस्पोज करते हो तो 100-200 रुपए या कहीं बिल्कुल कम वैल्यू में आपको मिलेगा। वो आप किसी को, जिसको आप सेल कर रहे हो, उसको सेल का आप वॉचर बनाकर उससे साइन लेकर आप एंट्री कर सकते हो सेल ऑफ एसेट में। तब क्या हो जाएगा, ये मूवेबल एसेट से वो आइटम निकल जाएगा। तब तक आपका सारे चीज़ आएगा इसमें, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो सेल आपने किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ कहाँ से दिखाई देगा आपको? यहाँ पे क्वांटिटी है, तो इस कोने में क्वांटिटी में आपको किस सेंटर में कितना कितना आइटम्स है वो सारे चीज़ आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये पूरा आपका सारे सेंटर का आइटम्स जितना है, सारे जो आपने चढ़ाया, हर चीज़ इसके अंदर रिकॉर्डेड होती है। तो इसको आपको ढंग से चेक करनी है, क्योंकि हर बार, हर महीने में या नहीं तो 3 महीने में या 6 महीने में एक बार आप चेक करना, ताकि आपने कौन कौन सा आइटम्स निकाल दिया या नहीं तो पुराना पड़ा है आपने तो बेच दिया या कुछ कर दिया और फिर इसके अंदर एंट्री ढंग का नहीं किया, या नहीं तो बेकार है फेंक दिया, तो भी आपको इस जगह से वो आइटम निकालनी पड़ेगी। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या नहीं तो उसमें आगे कुछ प्रिंटिंग का ऑप्शन डायरेक्टली दिखाई देगा, व्यू करो और उसको रिपोर्ट को प्रिंट ले लो। तो उस रिपोर्ट को प्रिंट ले लेंगे तो आपको सारे चीज़ आपको साथ में पेपर में आ जाएगा। उसको चेक करके जो जो आपने आइटम डिलीट करनी है तो कर सकते हैं, या पुरानी हुई है जो काम का नहीं है वो सारी चीज़ जो निकाल के डिस्कार्ड करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो मूवेबल असेट का इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है, आपके सेंटर में क्या क्या आइटम्स है और आपके प्रैक्टिकल में कितना है और आपके रिकॉर्ड्स में कितनी है, इन दोनों को काउंटर चेक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है वो पेपर में भी उतना ही होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कोई कम हुआ तो आपने डिस्कार्ड किया तो उसका डिस्कार्ड का एंट्री चाहिए। यदि आपने कुछ नया आइटम ले लिया और इसके अंदर नहीं डाला, गिफ्ट मिला तो भी आपको एंट्री करनी है, या नया परचेज किया तो भी आपको कैश बुक में लिखते ही हो, सो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। तो ये मूवेबल असेट इंफॉर्मेशन देखने के लिए इससे आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जो भी आपको इसमें ऐड करना है या डिलीट करना है वो कैश बुक के द्वारा ही होगा। वो कैश बुक में एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ये केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे सेंटर में आज के दिन में कितने आइटम्स अवेलेबल है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रोफाइल में मूवेबल असेट भी हो गया, एक लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक नॉर्मली सेंटर्स में कम देखने के लिए मिलेगा। ये लाइव स्टॉक वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रिट्रीट सेंटर है या नहीं तो कोई बड़े बड़े सेंटर है, वहाँ पे क्या करते हैं, गाय को भी रखते हैं, भैंस को भी रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। अब मान लो गाय है तो एक गाय है करके नहीं लिखेंगे और गाय का नाम भी रखेंगे,
यदि मान लो कल गाय शरीर छोड़ देता है तो उसका एंट्री, उसका डेट का, उसका भी एंट्री आपको करनी पड़ती है। तो ये लाइव स्टॉक का इंफॉर्मेशन है कि आपके पास जिंदा एनिमल्स हो जो आपका सेंटर को सपोर्ट करने वाले, चाहे दूध के लिए या किसी और चीज़ों के लिए, जो आपको इसमें लिखना होता है वो सारे चीज़ आपको एंट्री करनी होती है लाइव स्टॉक इंफॉर्मेशन में। ये जनरली सेंटर्स में कम यूज़ होती है, जो मेन सेंटर्स है, बहुत बड़ा बड़ा सेंटर्स है, वहाँ पे काम आएगा, या नहीं तो रिट्रीट सेंटर्स है वहाँ पे काम आएगा। इसलिए आपको इसके ऊपर जानकारी रखनी है और इसके ऊपर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। एक होता है कि WIP माने वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक अलमारी बनाना चाहते हैं, तो अलमारी आप डायरेक्ट खरीद भी सकते हो, या नहीं है तो आपने प्लाईवुड खरीदा, फेविकॉल खरीदा, कील खरीदा, ये खरीदा, जो भी उसका आइटम सनमाइका खरीदा, ये सारे खरीदने के बाद आपने क्या किया, उस आइटम से एक संदली भी बना दी और एक टेबल भी बना ली और एक डाइनिंग टेबल भी बना ली, और ये सारे आइटम्स आप कारपेंट्री का वर्क करके आपने कुछ कुछ आइटम्स बना दिया। जैसे मान लीजिए एक डायरेक्ट आप आइटम खरीदते हो तो वो डायरेक्ट आपका पास अलमारी के नाम पे आएगा, या नहीं तो फिर संदली के नाम पे आएगा, टेबल के नाम पे आएगा, चेयर के नाम पे आएगा, वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। लेकिन आप यदि कोई भी रॉ मटेरियल्स ले लेंगे, जैसे प्लाईवुड ले लिया, सनमाइका ले लिया, फेविकॉल मंगा दिया, कुशन मंगा दिया, सारे चीज़ करने के बाद आप कोई सोफ़ा बना देते हो, अलमारी बना देते हो, ये करते हो, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। माने आइटम्स लेने के बाद वो धीरे 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 काम करने के बाद क्या हो गया, वो आपका एक फाइनल में एक आउटपुट में आइटम बन गया। वो डिफरेंट आइटम्स के नाम पे उसको कंप्लीट करना है। इसके बारे में बहुत अच्छी रीति से, स्पष्ट रीति से आपको समझाएंगे, उसके लिए एक अलग सेशन रहेगा। जस्ट जानकारी रखना, यदि आपके पास कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस है, मान लीजिए आपने सारे सामान मंगा दिए, सारी चीज़ कर लिया और आपने संदली भी बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं दिखा रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस पेंडिंग में आएगा। और वर्किंग प्रोग्रेस को कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपको सारी चीज़ इसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कम लोगों का होता है, तो उसमें आपका जो जहाँ ज़रूरत होती है, कई लोगों को आइडिया नहीं होती है, तो उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट से विशेष पूछकर उसकी एंट्रीज उसी प्रमाण करें, क्योंकि वो एंट्रीज भी कराना सिखाएंगे आपको, सीख के आप अपने आप करेंगे बहुत अच्छा। लेकिन जो भी स्पेशल एंट्रीज कुछ भी हो जाता है, वो आप एक बार करने के बाद एक बार मधुबन से पूछकर उसको फाइनलाइज करके फिर उसके बाद आप ऑडिट में जाएंगे, तो जो कमी पेशी है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पहले से ही आपको सूचित करेंगे, ताकि उसको सारी चीज़ करेंगे, तो फिर फाइनल ऑडिट में जब जाएंगे तो सारे काम आपका अच्छी रीति से हो जाएगा। ये अदर डिपॉजिट्स है। अदर डिपॉजिट्स की ज़रूरत तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपने एक हाल ले लिया रेंट का प्रोग्राम के लिए, और उसका आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, और आपने हाउस रेंट का डिपॉजिट दे दिया, या आपने कोई भी रेंटल के लिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पहले से ही ज़्यादा दे दिया, और उसके बाद वो वापस आया। इस जगह पे इसका ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई डिपॉजिट हमने दे दिया और फिर वापस आया या नहीं आया, इसको ट्रेस करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, और ये काम हुआ या नहीं हुआ ये रिमाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो भी डिपॉजिट्स हम जमा करते हैं उसका एंट्री इधर आ जाएगा और वापस आ जाएगा, वो एंट्री ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अदर डिपॉजिट्स। कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी आइटम के लिए, यदि मान लीजिए एक्टिवा हम लेना चाहते हैं, तो आप जाएंगे, तुरंत एक्टिवा मिल जाता है स्कूटी, तो आप तुरंत खरीद के लेते हो। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, भाई आपको तो बहुत मुश्किल है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही इसको एडवांस कुछ देनी पड़ेगी ताकि आपको बुक करने के लिए। जब एडवांस दे दिया बुक करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें आपको चेक करनी पड़ेगी कि हमने इस चीज़ के लिए एडवांस दे दिया, तो वो सारे चीज़ एडवांस आपने कितना व्हीकल के लिए दिया, क्या दिया, कौन सा दिन में दिया, फिर उसके बाद आपने एडजस्ट किया या नहीं किया, फिर उसका रिफंड हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। नहीं है तो आपको दूसरा भी आपको समझ में आएगा यहाँ पे,
कि कभी कभी क्या होता है कि हम पहले चेक दे देते हैं और हमारा आइटम बाद में आएगा, तो उसको भी हम एडवांस दे देते हैं, एडवांस में ही एंट्री करते हैं, क्योंकि आज हमने पैसा दे दिया और फिर 10 दिन के बाद वो आइटम आ रहा है। वो बोलेंगे पहले जब आपका चेक क्लियर हो तब हम पैसा आइटम देंगे, तो हमने पैसा पहले दे दिया और आइटम हमारा 10 दिन के बाद आया या 20 दिन के बाद आया। तो ऐसा भी कंडीशन होती है, उसमें भी आपका एडवांस फॉर आइटम के लिए लिख सकते हैं। या नहीं तो कोई किसी को एक्सेस आपने पेमेंट कर दिया तो भी आपके पास आएगा। यदि मान लीजिए कोई व्हीकल को एडवांस दे दिया या किसी और चीज़ के लिए एडवांस दे दिया, हर चीज़ का जो भी आपका एडवांसेस है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, उसके बारे में आप इसमें देख सकते हो। और आज का एक लास्ट प्रोफाइल का मेन्यू का अंदर है, एक है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या होता है कि यदि मान लीजिए हमने आइटम अमाउंट दे दिया और उससे कुछ वापस भी लेनी है या नहीं तो फिर उसको एडजस्ट करके ज़ीरो करनी है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए हमने पहले से ही हमने किसी को पैसा दे दिया और वो हमारा पैसा उसके पास आउटस्टैंडिंग रहेगा, जब तक हम उस आइटम को लेने के बाद उसको इक्वल करके ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक हमारा यहाँ पे लायबिलिटीज़ दिखाएगा। इसका मतलब हमने किसी को पैसा दे दिया और हमारे पास आइटम नहीं आया, इसका मतलब उतना अमाउंट हमारे लिए कहीं ना कहीं से प्राप्त होनी चाहिए। आइटम नहीं आया तो उतना अमाउंट आप वापस ले सकते हो। तो इसलिए ये लायबिलिटीज़ का भी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर ले सकते हो। तो आज का मेन्यू में इतना ही, और आप कल और स्पष्ट रीति से नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या क्या क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज थोड़ा सा आपका डेस्कटॉप वाला वर्जन में जब हम शिफ्ट किए हैं उस टाइम में कुछ ट्रांजिशन में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, उसमें आपको स्क्रीन चेंज होने में कभी कभी चेंज हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। उसके बारे में भी यदि कोई डाउट है या आप कनेक्ट वन में आप लिख सकते हैं उसको, यदि कल चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा रिफ्रेश करके कल वो वाला पॉइंट भी कवर करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेन्यू के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और कल का दिन भी पूरा इसी के लिए है। जो भी आपको कोई ऐसा विस्तृत जानकारी या हल्का से जानना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं, जो ताकि उस पॉइंट्स को भी कल हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये एंट्रीज का नहीं हो रहा है, ये केवल एक कनेक्ट वन में अंदर में क्या क्या आइटम्स है उसको कहाँ से देखना है और उसके बारे में जानने के लिए बताया गया। अच्छा, ओम शांति। आज के लिए बाबा की याद से इस सेशन को हम एंड करते हैं। कल फिर इसी सेशन में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ओम शांति। अभी बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। ओम शांति। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव के नेह की धारा में
शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ